हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संदीप एक बार फिर आप लोगों के साथ विनायक क्लासेस तरफ से। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट चैप्टर सेकंड रसायन विज्ञान के विलियन के बारे में। आज हम बात करेंगे फ्रेंड विलियन के बारे में जो भी थ्योरी, उसके बाद हम एक तो बनाएंगे इसका वीडियो विलियन के न्यू सवाल पे, न्यूमेरिकल पे। आइए फ्रेंड अब बात करते हैं। अच्छा, इसके पहले मेरे हर वीडियो PDF फ्रेंड हर उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, चाहे जो भी हो, हर वीडियो का PDF आपको उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर बहुत लोग कह रहे थे कि ये पिक्चर में क्लियरिटी नहीं होती, तो आप जो पिक्चर में लिखा है वही PDF उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। आइए पढ़ते हैं विलियन। विलियन क्या है फ्रेंड? पहले दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है फ्रेंड। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है फ्रेंड? समांगी मिश्रण तो ऐसा मिश्रण जैसे कि नमक और पानी। अगर मैं इसमें ले लूँ NaCl और H2O, इसके मिश्रण बोलते हैं फ्रेंड समांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें पानी में नमक पूरी तरह घुल जाएगा, और मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक जगह उसके संगठन के अवयव समान ही हो, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विलियन फ्रेंड समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद विलियन में जो पदार्थ घुलता है उसे बोलते हैं विलेय, और जिसमें घुलता है उसे बोलते हैं विलायक। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि NaCl और H2O में कौन विलेय है फ्रेंड? तो NaCl विलेय है, क्योंकि NaCl घुल रहा है। और किसमें घुला? H2O में, तो H2O फ्रेंड विलायक है। विलियन के प्रकार। तो फ्रेंड विलियन देखिए, विलियन 9 प्रकार के होते हैं। अगर हम बांटें आपके NCERT होता, तो गैस में देखिए, एक सेकंड सॉरी, अगर गैस विलेय है फ्रेंड, गैस में गैस घुल रही है, विलेय मतलब जो घुल रहे हैं, विलायक जिसमें घुल रही है। तो अगर गैस में गैस घुल रही है, इसका एग्जाम्पल तो है वायु। एयर में गैस मिली हुई है। अगर द्रव में गैस घुल रही है, द्रव में गैस घुली हुई है, गैस घुली हुई द्रव में, तो सोडा वाटर। इसमें क्या होता है? जल में CO2 घुली होती है। ठोस में गैस घुली है फ्रेंड, अगर बात करूँ ठोस में गैस घुली है, इससे कोई एग्जाम्पल तो एक है पैलेडियम पर H2 का अवशोषण। पैलेडियम धातु पे H2 का अवशोषण, ये धातु ठोस है और H2 गैस हाइड्रोजन, तो पैलेडियम पे हाइड्रोजन का अवशोषण, ये ठोस पर गैस घुलने का एग्जाम्पल है। ऐसा विलियन जिसमें कि गैस में द्रव घुला हो, गैस में द्रव घुला हो, तो वायु में जो जलवाष्प है, गैस है वायु, इसमें जलवाष्प घुल गया, द्रव था, द्रव में द्रव घुला फ्रेंड, तो जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल घुल गया, तो बोलेंगे द्रव में द्रव का सॉल्यूशन है। अगर नेक्स्ट बात करें ठोस में द्रव का, ठोस में द्रव फ्रेंड, तो जैसे कि सोडियम के साथ पारा का। अच्छा, सोडियम, मैं पारा की बात करूं तो पारा फ्रेंड द्रव अवस्था में रहता है ना, और सोडियम ठोस है, तो सोडियम के साथ हम पारा मिलाएं तो उसको बोलते हैं कि ठोस में द्रव का ये विलियन। और अमलगम फ्रेंड, जितनी भी धातु होती है पारे की, सब धातु बोलते हैं अमलगम बोलते हैं फ्रेंड। उसके बाद अगर गैस में ठोस घुला हो फ्रेंड, गैस में ठोस, तो कपूर का गैस में विलियन। कपूर हमने जलाया, गैस में मिल गया कपूर, तो जलने के बाद तो एक जो गैस है इसमें कपूर मिल गया फ्रेंड, तो बोलते हैं कपूर का गैस में अगर मिल जाए तो बोलते हैं ये गैस में ठोस का विलियन। द्रव में ठोस घुला हो, ऐसा भी एग्जाम्पल जिसमें द्रव में ठोस घुल गया हो, द्रव मतलब पानी, लिक्विड, तो देखिए जल में चीनी घुल गया, द्रव में ठोस घुल गया। अगर ठोस में ठोस घुला है, तो धातु का जो मिश्रण, धातु का मिश्रण होता है, मिश्र धातु जो होती है ना फ्रेंड, तांबा में हमने मिला दिया, जस्ते मिला दिया, खास पीतल बन गया, उसी प्रकार मिश्र धातु जो होती है फ्रेंड, तो सब ठोस में ठोस का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार देखिए 9 तरह की हमने विलियन बनाया था, 9 विलियन थे। उसके बाद विलेयता क्या होती है फ्रेंड? विलेयता तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसी पदार्थ की विलेयता कहते हैं। आपका 100 ग्राम विलायक है, उसमें जितनी मात्रा घुल सकती है पदार्थ की, वही जल की या उस लिक्विड की विलेयता है। अगर हम बात करें संतृप्त विलियन की, जैसा नाम है संतृप्त विलियन,
तो ऐसा विलयन हो जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ न घोला जा सके। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय न घोला जा सके उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। ओके फ्रेंड्स, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसमें हम और घोल सकते हैं। जैसे आप चीनी पानी ले लीजिए, आप पानी में चीनी घोलते रहिए तो घुल जाएगा, फिर घोलिए, फिर घुल जाएगा, फिर घोलिए, फिर घुल जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसमें फिर चीनी और हम घोलना चाहें उस पानी में जिसमें चीनी घोला है फ्रेंड, तो नहीं घुलेगा। तो उसको बोलते हैं मतलब गाढ़ा हो जाएगा, तो बोलेंगे वो विलयन संतृप्त हो गया, इसमें एक्चुअली नहीं घुल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ न घोला जा सके उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोल सके हम उसे बोलते हैं असंतृप्त है। अभी इसमें और घोला जा सकता है, असंतृप्त है। अच्छा, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जो विलेयता है मतलब कितना पदार्थ घुलता है विलेय में, विलायक में कितना विलेय घुलता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट कारक ताप है फ्रेंड। जो पदार्थ जल में घुलने पर उष्मा अवशोषित करते हैं, ऐसे पदार्थ जो हम जल में घोले उष्मा वो लें, एनर्जी ले हमारी, तब घुलें। जैसे चीनी पानी ले लीजिए, चीनी पानी को आप जल में डालिए, ठंडे पानी डालिए तो उतनी जल्दी नहीं घुलेगा, आपको उसमें पानी को राउंड राउंड घुमाना पड़ेगा। आपने पानी को एनर्जी दिया, अपनी एनर्जी पानी को दिया, पानी से घोला। और तो अगर ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर उष्मा अवशोषित कर रहे हैं, उष्मा ले रहे हैं, तो उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। अगर चीनी पानी को आप ठंडे पानी में चीनी घोलें तो थोड़ा टाइम में घुलेगा, और गर्म पानी में घोलें तो जल्दी घुलेगा, है ना। तो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ती है, जो कि घुलने पर उष्मा अवशोषित करते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि जल में घोलने पर उष्मा उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया CaO और इसको जल में घोल दिया H2O में। तो चूना ले लीजिए आप, चूना है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, जल में घोल दिया, इसमें से एनर्जी निकलती है, गर्मी निकलती है फ्रेंड। तो इसको अगर ठंडे पानी में घोलें तो जल्दी खुलेगा गर्म पानी की अपेक्षा। तो ऐसे क्योंकि उष्मा उत्सर्जित कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर उष्मा उत्सर्जित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो टेम्परेचर का प्रभाव अलग अलग होता है फ्रेंड। जो कि उष्मा अवशोषित करें उनकी विलेयता बढ़ जाएगी ताप बढ़ाने पर, और जो कि उत्सर्जित करें उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाएगी। विलेय और विलायक की प्रकृति दूसरा कारण है, दूसरा इफेक्ट है विलेय और विलायक, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसा है। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, आयनिक और ध्रुवीय हैं, अगर आयनिक और ध्रुवीय विलेय हैं तो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे, जबकि अगर अध्रुवीय पदार्थ हैं तो वो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसका उल्टा अगर हम खोलें, मतलब ध्रुवीय को अगर हम अध्रुवीय में घोलें तो कम घुलेंगे या तो नहीं घुलेंगे। ध्रुवीय, अच्छा ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है? जैसे कि हम मान लीजिए H2O है, H2O तो ये ध्रुवीय विलायक है, और NaCl ध्रुवीय विलेय है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है, इसमें H प्लस है और O माइनस होता है। ओके फ्रेंड, तो ये प्लस माइनस दो ध्रुवीय विलायक है ना, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाते हैं, और अध्रुवीय है तो कम घुलेंगे। तो विलेयता को सेकेंड चीज प्रभावित करती है उनकी विलेय और विलायक किस प्रकृति के हैं। और तीसरा है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है? देखिए, सम आयन होने से विलेयता घटती है। सम आयन, जैसे एग्जांपल दिया है, अगर AgCl की जल में विलेयता हमको देखनी है, तो अगर हम उसमें AgCl को जल में घोल दें, और उसमें अगर हम NaCl भी मिलाएं बाद में, तो सॉरी फ्रेंड, NaCl की उपस्थिति में, अगर NaCl उपस्थित पहले से, जैसे कि NaCl इसमें है पहले जल में H2O में, और इसमें अगर AgCl भी हम घोलें, AgCl, तो AgCl इसमें कम घुलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी Cl है और AgCl में भी Cl है, तो ये सम आयन है। जैसे ऋण आयन था, ये भी ऋण आयन, दोनों सेम ही है, तो एक जैसे आयन है, इस पर पहले से ही था।
तो इसे बोलते हैं सम आयन प्रभाव। ओके फ्रेंड, सम आयन प्रभाव से जो विलेयता होती है वो घटती है। अगर हम बात करें विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, तो पहली विधि है द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट। नाम ही है द्रव्यमान द्रव्यमान मास मास। तो इसका सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। परसेंट है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विलेय का द्रव्यमान, इसका नाम द्रव्यमान द्रव्यमान फ्रेंड। तो विलेय का द्रव्यमान होगा, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों को बार करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय की माँ के ग्राम में मात्रा को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगर फिर सेकेंड बात करें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन है इसमें, तो इसमें क्या होगा, आयतन को नापते हैं ml में, तो 100 मिलीलीटर 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा, द्रव्यमान है तो ग्राम में मात्रा को बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलेय का द्रव्यमान था फ्रेंड और विलयन का आयतन था, इंटू 100 कर देंगे परसेंट आ जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान विलयन का आयतन बटे 100 कर दें और इंटू 100 कर देंगे, इसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंट। आयतन नापते हैं हमेशा ml में, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे सूत्र का आगे सवाल लगाने में। फिर तीसरा आयतन आयतन प्रतिशत, इसमें दोनों में आयतन है, मतलब कि विलेय का भी आयतन रहेगा और विलयन का भी आयतन रहेगा। देखिए विलेय का आयतन विलयन का आयतन इंटू 100, तो इसको बोलते हैं वैल्यूम वैल्यूम विलयन आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन नापते हैं हमेशा ml में, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा बोलेंगे आयतन आयतन प्रतिशत। एक होता है ppm, मतलब बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना हिस्सा है विलेय पदार्थ का, उसको बोलते हैं ppm। ओके फ्रेंड, अच्छा ppm में भी जिसे मान लीजिए पूछा कि द्रव्यमान में ppm बताइए, तो विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू ये बोलते हैं मिलियन, 10 पावर इंटू 10⁻⁶। अगर पूछा कि द्रव्यमान आयतन बताइए प्रतिशत ppm में, तो विलेय का द्रव्यमान विलयन का आयतन इंटू 10⁻⁶। अगर पूछा आयतन आयतन परसेंट बटे ppm में, तो विलेय का आयतन विलयन का आयतन विलायक का आयतन इंटू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ppm में, क्योंकि मिलियन में 10⁻⁶ होते हैं। आगे हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्मलता के बारे में फ्रेंड। नॉर्मलता क्या होती है, अगर हम बात करें नॉर्मलता की, जस्ट सेकेंड जी, सॉरी फ्रेंड। अगर हम बात करें नॉर्मलता की फ्रेंड, तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांकों को, ओके फ्रेंड, देखिए विलयन का 1 लीटर, किसका, विलयन का, और विलेय के ग्राम तुल्यांक को बोलते हैं विलयन की नॉर्मलता। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, नॉर्मलता विलेय की ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। ओके फ्रेंड, अगर हम इसको और फर्दर और थोड़ा छोटा करें तो बोलेंगे विलेय का ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक के लिए हम कर सकते हैं, ग्राम तुल्यांक के लिए फ्रेंड विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान से हमारा आ जाएगा ग्राम तुल्यांक। ओके फ्रेंड्स, और आयतन लीटर में है ये है, मतलब देखिए अब द्रव्यमान को हमने डिनोट किया W से और ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान को E से, तो W पानी और आयतन लीटर में, आयतन वैल्यू में V। अगर हम और आगे से अच्छे से लिखें तो देखिए, तो W अपान EV लीटर में है, और अगर जो वैल्यूम है लीटर में ना होके ml में हो तो अपान 1000 कर देंगे और 1000 फिर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अपान में अपान होता है। तो W इंटू 1000 अपान E इंटू V, ये होता है सूत्र नॉर्मलता का। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको आप लर्न कीजिएगा। देखिए बस सूत्र से आप परिभाषा बना सकते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में ऊपर घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और सूत्र है N बराबर W इंटू 1000 अपान इंटू V किसमें, ml में। फिर हम बात करें मोलरता की, तो मोलरता किसी
विलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु की संख्या को। देखिए उसमें था विलियन की 1 लीटर में मोलरता में क्या था, मोलरता में विलियन का 1 लीटर था, लेकिन उसमें ग्राम तुल्यांक घुले हुए थे। इसमें भी सेम है, विलियन का 1 लीटर है, लेकिन इसमें क्या घुले हैं फ्रेंड, ग्राम अणु घुले हुए हैं। विलेय ग्राम अणु की संख्या को बोलते हैं मोलरता। जैसे मोलरता बराबर तो विलेय के ग्राम अणु विलियन का आयतन लीटर में। अगर हम आगे बांटे तो ग्राम अणु को क्या बोलेंगे, तो द्रव्यमान और बटे आणविक द्रव्यमान। उसमें था मोलर द्रव्यमान और इसमें द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, W/m और V लीटर में। अगर इसको V को हम चेंज करें ml में तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि W 1000 और विलियन का आयतन। अच्छा, आणविक द्रव्यमान को m डैश से डिनोट किया तो m डैश इंटू V, ये सूत्र है मोलरता की फ्रेंड। फिर बात करेंगे हम मोललता की। मोललता क्या होती है, जस्ट मिनट। मोललता, तो मोललता में किसी विलायक के, देखिए उसमें अभी तक तो विलियन था, नॉर्मलता मोलरता में विलियन था फ्रेंड, यहाँ पे विलायक है। सवाल लगा रहे याद रखिए, सवाल लगा रहे इंपॉर्टेंट सूत्र है सब। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, अभी 1 किलोग्राम में आ गया, 1 किलोग्राम और वो भी विलायक हो गया। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। ग्राम अणु है फ्रेंड, लेकिन 1 किलोग्राम में घुला है, तो ये W किलो, अच्छा ग्राम हमने चेंज किया तो ये W ग्राम में हो गया, और ये इसका ग्राम अणु है फ्रेंड, तो ये भार है इसका W और अपन अणु भार। ये अच्छा मोललता डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोललता है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये अब तीनों सूत्र याद रखिए, सवाल वगैरह में इसका यूज करेंगे। फिर मोल प्रभाज है। देखिए यदि किसी विलयन में मान लें कोई पदार्थ, 2 पदार्थ का विलयन है हमारा A और B का, तो अगर विलयन में विलेय A है और विलेय A के स्मॉल n मोल है और विलायक B के कैपिटल N मोल घुले हुए हैं, तो पूछेगा अलग अलग मोललता पूछेगा। मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज इसको हम डिनोट करते हैं x से, तो विलेय का मोल प्रभाज विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इसको बोलते हैं विलेय का मोल प्रभाज। अगर ही बात करें हम विलायक के मोल प्रभाज की, तो हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ओके फ्रेंड्स, सूत्र है, बस सवाल लगाने का है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सूत्र कि अगर हम दोनों मोललता को ऐड कर दें, विलेय की और विलायक की, पूरा विलियन हो जाएगा। तो विलियन के लिए XA प्लस XB हमेशा 1 होता है फ्रेंड। इससे अगर हम 1 to x से हमको मालूम हो गया, हमने x से निकाल दिया, तो XB हम निकाल सकते हैं 1 में से इसको माइनस कर करके। एक फार्मलता भी होती है। फार्मलता का सूत्र विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान और आयतन लीटर में। देखिए आगे हेनरी का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम। इन्होंने फ्रेंड हेनरी ने ना गैस की द्रव में विलेयता का नियम दिया था कि जो गैस है द्रव में घुलती है, तो उस पर हेनरी ने नियम दिया था। हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर अगर तापमान स्थिर है तो विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुले गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस का जो द्रव्यमान घुल रहा है विलायक में, वो गैस पे लगा के दाब के समानुपाती होगा। मतलब दाब बढ़ेगा तो गैस अधिक घुलेगी, दाब कम होगा तो गैस कम घुलेगी। बस इन्होंने इतना बताया कि लेकिन टेम्परेचर ताप स्थिर होना चाहिए। कहा स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुले गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस का द्रव्यमान, अच्छा इसको और अगर लिखना चाहे दूसरे तरीके से तो हम कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, हमने कहा दाब, उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। जितना मोल घुला है, हमने बताया था घुले जितना गैस घुलेगी वो उसके दाब पे डिपेंड करेगी। और यहाँ भी वही सी बात कही है उन्होंने कि जो दाब है वो विलेय के मोल अंश के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके फ्रेंड, देखिए दाब प्रेशर था P और मोल अंश हमने बताया था XA X भी बताया था ना, तो X मोल अंश से P पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये जो हटाने के लिए हम नियतांक लाएंगे, तो हमने लाया KH क्या है फ्रेंड, तो KH हेनरी स्थिरांक जहाँ पे है, तो P बराबर KH x है मोल अंश है और P दाब है। हेनरी का नियम सिंपल सा नियम फ्रेंड।
अच्छा, इसका उपयोग हेनरी के नियम का है कि अगर जो मृदुपेय पदार्थ है उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, मृदुपेय में CO2 अधिक घुले, इसके लिए हम क्या करते हैं, बोतल को जब बंद करते हैं तो उसको उच्च दाब पर बंद करते हैं, उसमें CO2 हम घोलते हैं फ्रेंड, जो सोडा वाटर होता है उसमें, तो वो प्रेशर के साथ घोलते हैं, दाब उसमें बढ़ा के, और दाब बढ़ा के सील भी करते हैं, तो इससे दाब बढ़ाने से उसकी विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा देखिए, गहरे समुद्रों में जो गोताखोरी करने वाले होते हैं वो श्वसन के लिए जो गैस ले जाते हैं तो उसमें O2 के साथ HA भी मिलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं कि, अच्छा देखिए पहले सुनिए, ऑक्सीजन वो लोग अगर ऑक्सीजन अगर लेके जाए नीचे, तो नीचे जाएंगे समुद्र का ऊपर इतना प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर, तो दाब बढ़ेगा, तो उनके द्रव में मतलब उनके ब्लड में जो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी, तो उनके मतलब उनका जो ब्लड है उसमें अधिक गैस घुल रहेगी ऑक्सीजन, और अगर वो अचानक से ऊपर आ जाए तो विलेयता घट जाएगी, तो उनके जो नसों में जो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है वो बाहर निकलेगी विसरण के द्वारा, तो उनकी जगह जगह से कहीं से भी उनकी नसों से निकलने की कोशिश करेगी ऑक्सीजन गैस, तो इससे उनकी नसों में दर्द होगा, और कभी कभी तो नस फट भी सकती है और उसमें ऑक्सीजन कहीं पूरे स्किन से बाहर निकल सकता है, जिससे उनको तकलीफ होती। तो इसके दर्द को कम करने के लिए उसमें अच्छी मिलाते हैं, क्योंकि अच्छी जो है ये कम घुलती है, ये हाई प्रेशर पे भी अच्छी कम घुलती है ब्लड में, इसलिए ऐसा करते हैं कि उनको दर्द के प्रभाव का उन पे प्रभाव कम किया जा सके सब गोताखोरों को। ये इम्पॉर्टेंट देखिए फ्रेंड है दोनों उपयोग हेनरी के नियम का। उसके बाद जो पर्वतों पर रहने वाले लोग होते हैं, जो लोग पर्वतों पर रहते हैं या फिर जो पर्वतों पर आरोहक करते हैं, चढ़ते हैं पर्वतों पर आरोहक जो होते हैं, उनके अंदर एनाक्सिया रोग हो जाता है। एनाक्सिया होता है फ्रेंड एक ऐसी अवस्था जब आदमी सोचने की क्षमता आदमी की कमज़ोर हो जाती है, आदमी समझ नहीं पाता क्या करे, उसका माइंड अच्छे से काम नहीं करता, थकान उसको महसूस होती है, उसको बोलते हैं एनाक्सिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्वत जो रहते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे प्रेशर कम है, पर्वत पे ऊपर जाने पे वायुमंडल का प्रेशर कम है ना, तो वायुदाब कम हो जाएगा, तो उनकी जो नसें हैं, उनका जो ब्लड है उसमें गैस की विलेयता घट जाएगी, तो उनको उनके माइंड को सोचने के लिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए ऐसा उनके अंदर होता है, थकान उनको होती है। और फेफड़ों में जो हम फेफड़ों से और रक्त में जो CO2 O2 का जो होता है आदान प्रदान, वो भी इसी नियम से होता है फ्रेंड। तो ये चारों ये नियम का उपयोग थे हेनरी के, चारों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर हम आगे बात करें हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब जो हेनरी का नियम है ये एक सीमा में काम करता है। कौन सी सीमा इसकी है देखते हैं। तो गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, पहली बात तो इन्होंने ये कहा, पहली बात तो इन्होंने कहा अपने नियम में कहा था कि अगर विलेयता है दाब बढ़ाने बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एकदम इतना दाब बढ़ा देंगे, बहुत अधिक दाब बढ़ा दें, बहुत अधिक दाब बढ़ा देंगे तो इसमें हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, इसमें उल्टा भी हो सकता है। और दूसरी बात कहा कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ताप जो है बहुत कम हो जाए, और गैस जो है जो हम गैस घोल रहे हैं विलायक में उससे वो रिएक्शन ना करे कोई, अगर रिएक्शन पहले ही कर लेगी तब वो घुलेगी कहाँ उसमें। ओके फ्रेंड, तो ये तीन चीज़ हेनरी के नियम की सीमाएँ थी। आइए बात करते हैं ऑस्मोसिस की, परासरण की। परासरण क्या होता है फ्रेंड, पहले समझिए अच्छे से। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा कि नाम है अर्धपारगम्य, मतलब आधा ही आर पार जा सकता है उसके, अर्धपारगम्य मतलब अगर बीच में लगा दिया कोई ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया तो इधर से विलेय के कण इधर नहीं जाएंगे, बस विलायक के कण इधर जाएंगे अर्धपारगम झिल्ली से, तो इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अगर ये विलयन तनु है इधर का विलयन और इधर का विलयन सांद्र है फ्रेंड, तो इसमें विलायक के जो कण हैं, देखिए एक विलयन थोड़ा सा गाढ़ा है और इधर हल्का है, तो इससे जो कण है विलायक के इधर आ जाएंगे और अपने आप आएंगे, अर्धपारगम झिल्ली अगर बीच में लगा है तो इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, एक होता है परासरण, सॉरी फ्रेंड,
परासरण। देखिए अगर हम बात करें आगे परासरण दाब की, देखिए अगर बात करें हम विसरण की, तो विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन, विलेय का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होना विसरण कहलाता है। ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है फ्रेंड। और किसका? विलेय का। और परासरण क्या था फ्रेंड? परासरण में विलायक थे। परासरण में क्या था? विलायक के अणु थे और वो तनु से सांद्र की तरफ प्रवाह कर रहे थे परासरण में। और विसरण में क्या है? विलेय के अणु हैं और वो विलेय के अणु फ्रेंड, और वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे जल में हमने नील घोल दिया तो इसको बोलते हैं नील का विसरण हो गया फ्रेंड। विसरण आपके टॉपिक में नहीं है, वैसे बस लिख दिया मैंने, वैसे परासरण है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है फ्रेंड? तो वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार हो जाए परंतु विलेय के अणु आर पार न हो सके। विलायक के अणु चले जाए इधर उधर लेकिन विलेय के न जा पाए, उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, ये भी होती है दो तरह की, एक प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली है जैसे अंगूर फ्रेंड। तो अंगूर के ऊपर जो झिल्ली होती है वो प्राकृतिक होती है। किशमिश जो होता है आपने डाल दिया पानी में और किशमिश को ने पानी को लेके पानी को ऑब्जर्व करके फूल जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। से उसमें विलायक के जो कण थे वो कम सांद्रता से पानी से अधिक सांद्रता मतलब किशमिश के अंदर चले गए और वो फूल गया, तो उसको बोलते हैं परासरण। और जो झिल्ली है वो अर्धपारगम झिल्ली किशमिश में होता है, अंगूर में होता है और मूल रोम की कोशिकाओं में होता है। बकरे के आमाशय में अंडे की झिल्ली फ्रेंड ऐसी होती है। पूछता था, एक प्रश्न पूछता है कि अंडे को अगर हम नमक पानी में डाल दें तो अंडा सिकुड़ जाता है ना फ्रेंड, और अंडे को अगर हम डाल दें पानी में तो अंडा फूल जाता है। कौन से अंडा? उबला हुआ अंडा और जिसके ऊपर झिल्ली लगी हुई हो वैसे अंडे को। क्यों ऐसा? अर्धपारगम झिल्ली कारण होता है इसका। एक तो अच्छा भाई, अच्छा जो अर्धपारगम झिल्ली होती है प्राकृतिक वाली वो 100% अर्धपारगम नहीं है, उसमें कुछ कण विलेय के भी चले जाते हैं। लेकिन कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली वैज्ञानिकों ने बनाई है कैल्शियम फास्फेट की, ये 100% अर्धपारगम झिल्ली है कैल्शियम फास्फेट की, Ca3PO4 ट्वाइस। आइए पढ़ते हैं परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब, तो किसी विलयन और विलायक को अगर हम अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दें, विलयन और विलायक दोनों को अगर हम अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दें, पृथक करके विलयन पर लगाया गया वह दाब, विलयन पर लगाया गया वह दाब जिससे कि परासरण क्रिया रुक जाए, उसे ही बोलते हैं परासरण दाब। अगर किसी विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने के बाद विलयन पर लगा द्रव स्थैतिक दाब, मतलब ऐसा दाब जिससे कि जो द्रव है वो स्थिर हो जाए मतलब उसमें प्रवाह न हो, उसे बोलते हैं परासरण दाब। या फिर विलयन पर लगा वह दाब जिससे अर्धपारगम झिल्ली से परासरण क्रिया रुक जाए, अर्धपारगम झिल्ली से होकर परासरण न होने पाए, उसे बोलते हैं परासरण दाब। देखिए ये हमारा एक सलूशन था विलयन, हमने अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पर लगा के इसको अलग कर दिया, अर्धपारगम झिल्ली से इसको अलग कर दिया। तो इसमें देखिए हमने अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया जब इसको, तो विलायक के कण तो इधर आ रहे थे लेकिन हमने इसके ऊपर दाब लगा दिया, एक प्रेशर लगा दिया जिससे कि इन कणों का जो इधर आ रहे थे ये प्रवाह रुक गया, तो इसको बोलते हैं परासरण दाब। अच्छा, एक होता है देखिए, अच्छा परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। परासरण दाब के नियम में पहला है बायल-वान-हाफ नियम। बायल-वान-हाफ नियम क्या है? इन्होंने कहा स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। बायल-वान-हाफ के अनुसार स्थिर ताप पर जो परासरण दाब है वो सांद्रता C के समानुपाती होगा, मतलब P जो है वो समानुपाती C, और C अगर हम कहते हैं अगर 1 लीटर मान लें तो 1 लीटर में घुले जो आयतन है तो उसको हम C बोल सकते हैं, तो हमने C कर दिया 1/V। मतलब अगर हम V को इधर ले जाएं और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं तो कांस्टेंट हमने लाया K, मतलब PV बराबर K। ये है बायल-वान-हाफ नियम। अगर हम बात करें चार्ल्स के वान-हाफ नियम की, तो बायल का वान-हाफ नियम फ्रेंड ताप स्थिर था, चार्ल्स में क्या स्थिर है? सांद्रता स्थिर है।
चार्ल्स ने कहा स्थिर सांद्रता पर किसी तरल विलयन का परासरण दाब जो P है वो परम ताप टेम्परेचर के समानुपाती होता है। चार्ल्स ने P को समानुपाती किया T की और बायर ने क्या किया था सांद्रता पे। तो देखिए P जो है वो परम ताप पे डिपेंड करेगा, ये हम इसको हटा दें, एक हमने कांस्टेंट लाया K, तो P बराबर KT। ये अगर हम T को उधर ले जाएँ तो P अपान T इक्वल टू K। ये चार्ल्स का क्वांटम नियम। अगर हम इन दोनों को मिला दें, देखिए बायल ने ये कहा था कि P डिपेंड करेगा 1/V पे और चार्ल्स ने कहा P डिपेंड करेगा T पे। तो हम अगर कर दें P डिपेंड करेगा T/V पर, T/V पर। अगर हमने इसके लिए हम कांस्टेंट लाएँ, नियतांक लाएँ, हमने नियतांक लिया S लिया, तो P बराबर ST/V और V को इधर ले गए तो PV बराबर ST, PV बराबर ST। जहाँ पे S क्या है फ्रेंड, S है विलियन का स्थिरांक, इसका मान फिक्स होता है, S का मान 0.0821, S का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मात्रक है फ्रेंड S का। यदि विलयन में विलेय के अणु एक से ज़्यादा हो, मान लें हम N अणु हो, देखिए ये तो एक अणु था, तब हमने कहा था उसके लिए 1/V कहा था, लेकिन अगर N अणु है तो हम कर सकते हैं PV बराबर NST, ओके फ्रेंड। और अगर हम V को इधर लाएं, मतलब P बराबर N/VST, और N/V को हम बोलते हैं C सांद्रता फ्रेंड, क्योंकि वरना हमने कहा था एक लीटर में घुला था आयतन, उसको हमने कहा था C कहा था, ओके फिर कहा था ना। अब देखिए इसमें हमने कहा N अणु घुले हुए हैं, एक शरीक N घुला हुआ है, तो N/C को हमने V कर दिया या C कर दिया, N/V को C कर दिया, तो P बराबर CST। C सांद्रता है, S क्या है, S स्थिरांक था विलयन का, और T परम ताप है, P प्रेशर है। अब इसको और अच्छे से लिखें तो जो सांद्रता है तो उसको हम कर सकते हैं विलेय का भार बटे अणु भार। C को हम कर सकते हैं भार बटे अणु भार, मतलब कि W/M, तो यहाँ पर हम करते हैं W/M, तो P बराबर W/M ST। ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका यूज होगा सवाल लगाने में। इससे हम नियम भी निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना हो हमको अणुभार निकालना हो तो ये हमको उधर ले जाएंगे, P को नीचे लेते आएंगे, तो WST/P। अच्छा, परासरण जो क्रिया है इसे खोज किया था एबे नोलेट ने, एबे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज किया था परासरण की। राउल्ट का नियम, आइए बढ़ते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने क्या किया फ्रेंड, राउल्ट ने बताया कि विलयन के, अच्छा राउल्ट ने जो विलयन का वाष्प दाब और विलेय के अणुभार, वाष्प दाब और अणुभार, इसमें इन्होंने संबंध बताया था। कैसे, क्या बताया, नियम का नियम क्या है, तो इन्होंने कहा किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय अगर मिला दें, अगर कोई विलायक है, जल मेरा मान लीजिए विलायक है, इसमें हमने कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो मिलाने में क्या होगा, इसके वाष्प दाब में कमी आएगी, तो इसके वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होगा, कमी होगी, जो अवनमन होगा उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा कमी क्यों आएगी, आइए समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए मेरा ये विलायक था जल, तो इसमें जल के, मान लीजिए जल यहाँ भरा हुआ है यहाँ तक, तो ये ऊपर सब और सारे अणु जल के हैं फ्रेंड, तो इसमें तो अगर हम इसका वाष्पीकरण करें फ्रेंड, तो यहाँ से भी निकल सकते हैं जल, यहाँ से हर जगह से जल के अणु निकल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें तो उसके भी तो अणु यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें घुल जाएगा अगर, तो उसके भी अणु यहाँ पे आ जाएंगे, तो जल के अणु बस यहाँ से निकल पाएंगे बाहर, बस यहाँ से निकल पाएंगे ना फ्रेंड, तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा किसी विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो उसके जो विलयन हमको प्राप्त होगा उसके वाष्प दाब में जो कमी आएगी, जो अपेक्षिक अवनमन होगा, उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। वाष्प दाब में कमी मतलब देखिए ये मेरा P0 जो है वो क्या है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P0 - PS/P0, इसको बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन दाब का, और ये विलेय का मोल प्रभाज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पीछे बताया मोल प्रभाज क्या होता है,
विलेय का मोल प्रभाज के लिए विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। देखिए लिखा है P0 जो है वो विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, और यह बताया हमने आपको कि विलेय के मोल और विलायक के मोल। तो राउल्ट का नियम था, और इनका नियम तनु विलयन ऑफ फ्रेंड। अगर तनु विलयन है, पतला विलयन है, तो अगर पतला विलयन है तो हम विलेय को मान लें बहुत कम मात्रा में है, तो हम दोनों को मिला के विलयन ही मान लें, यन प्लस यन को हम यन मान सकते हैं। अगर बहुत यन मान बहुत कम है, तो अगर तनु विलयन है तो मतलब इसमें हम P0 माइनस PS अपान P0 में हम यन अपान यन प्लस यन के स्थान पे यन अपान यन ही कर सकते हैं। और यन अपान यन मतलब देखिए यन मतलब मोल बटे मोल, मतलब विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। इसको हम कर सकते हैं W बटे M और कैपिटल W कैपिटल M, और इसको हम अगर ये बटे बटे ऊपर आ जाएगा तो W कैपिटल M बटे स्मॉल w और स्मॉल m कैपिटल W, ये हो जाएगा राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में कमी। राउल्ट के नियम की सीमाएं फ्रेंड, तो यह इनका जो विलयन है, इनका जो नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र अगर विलयन है तो उसका राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। अगर तनु विलयन तब इनका नियम सही है, सांद्र पर इनका विलयन काम नहीं करता। केवल अवाष्पशील पदार्थ अगर हम घोलें तभी काम करेगा, क्योंकि अगर पदार्थ वाष्पशील घोलेंगे तो वाष्प दाब में कमी नहीं आएगी। अगर अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तभी तो कमी आएगी। तो इनका जो नियम है वो अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा उसी पर काम करता है, और विद्युत अपघट्य के विलयन पर भी राउल्ट का नियम जो है लागू नहीं होता फ्रेंड। तो इनकी सीमाएँ थी राउल्ट के नियम की। देखिए क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। क्वथनांक क्या होता है, तो वह निश्चित तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग फ्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। हमने बताया अगर हमने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस तापमान पे कोई द्रव वाष्प में बदले उसको बोलते हैं क्वथनांक ना, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया वाष्प दाब के सेंस में, मतलब इस जो द्रव का वाष्प दाब है वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो इसमें से इसमें जाए लें गैस आसानी से, क्योंकि दाब बराबर है दोनों का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं क्वथनांक। देखिए वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए उसे बोलते हैं क्वथनांक। अच्छा आइए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है तब। देखिए निश्चित ताप पर अगर टेम्परेचर निश्चित है और किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय हमने मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो क्या होगा फ्रेंड, उसके वाष्प दाब में कमी होगी ना, उसका वाष्प दाब घट गया। अब क्या करेंगे, अब उसके वाष्प ऐसे देखिए ये था मेरा मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ, कोई विलयन है, अरे विलायक फ्रेंड, ये विलायक है, इस पर हमने कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो इसका वाष्प दाब कम हो गया ना। अब इसके वाष्प दाब को हमको उस अवस्था तक पहुँचाए कि इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो जाए वायुमंडल के, तो इसके लिए हमको इसको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, अधिक ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड देखिए अगर हम इसके वाष्प दाब को, हमारा वाष्प दाब अगर कम हो गया, मेरा वाष्प दाब देखिए अगर निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा और उसके वाष्प दाब को अब एक वायुमंडल करने के लिए, एक वायुमंडल दाब तक करने के लिए हमको अधिक ताप देना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, अर्थात कि विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ गया ना। शुरू में जैसे मान लीजिए कोई वाटर है, वाटर को अगर हमने गर्म किया 100 डिग्री पे, वो बॉयल हो गया, उबलने लगा, अगर उसमें हमने कुछ मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, जैसे मान लीजिए नमक मिला दिया, तो क्या होगा, उसका जो फ्रेंड क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाएगा, मान लीजिए 105 हो गया ना। तो देखिए विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। कोई विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। देखिए अब इसको डेल्टा टीबी से डिनोट किया। डेल्टा टीबी मतलब शुरू में विलयन का क्वथनांक था, बाद में हमने जब उसमें मिला दिया, अरे शुरू में विलायक का क्वथनांक था, विलायक क्वथनांक शुरू में था, बाद में हमने मिला दिया उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो विलयन हो गया,
उधर क्वथनांक, और क्वथनांक बढ़ गया फ्रेंड, मतलब विलियन का तो क्वथनांक अधिक है। जैसे हमने कहा कि 105 हो गया था और शुरू कितना था, 100 था ना। तो अगर 105 में से 100 घटाएंगे तो डेल्टा टी बी मिल जाएगा मुझे, है ना। देखिए विलियन में से विलायक की क्वथनांक घटाना है, याद रखिएगा इसको। और इन्होंने कहा ये डिपेंड करेगा किस पे, परासरण दाब पे, अरे सॉरी फ्रेंड, ये दाब में अपेक्षित कमी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डेल्टा टी बी है वो डिपेंड करेगा P0 माइनस PS अपान P0 पे। और ये जो मेरा P0 माइनस PS अपान P0 था, ये तनु विलयनों के लिए डिपेंड करता था n अपान n पे, पीछे बताया था हमने आपको। और n अपान n जो था वो बराबर था W बटे कैपिटल M और M बटे कैपिटल W के, ना फ्रेंड। देखिए क्योंकि तनु विलयनों के लिए हम इसको P माइनस PS अपान P0 को n अपान n कर सकते हैं, तो हमने n अपान n कर दिया यहाँ पे। और ये जो था इसके बराबर था, ये मतलब उसके मोल थे भार बटे अणुभार से, तो हमने इतना कर दिया। तो जो TB मेरा है, जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है, अभी वो डिपेंड करेगा M बटे W बटे स्मॉल W बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W। देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल M नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि कैपिटल M जो होता है ये उसके मोलर द्रव्यमान है और ये तो फिक्स होता है, तो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। बस हमने इतना रखा और इसमें 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रेंड यही तो मोलरता होती है, मोललता का सूत्र यही था ना, मोललता का। तो जो डेल्टा टीबी है वो डिपेंड करेगा मोललता पे। और हम इसको हटाने के लिए जो समानुपाती है एक नियतांक लाते हैं, तो हमने नियतांक यहाँ पर लाया KB, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, तो KB लाया, जहाँ पे KB क्या है फ्रेंड, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे सवाल लगाने के लिए आएगा। डेल्टा TB मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है वो बराबर होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक स्मॉल W इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए हिमांक, एक टॉपिक और है, हिमांक क्या होता है। हिमांक मतलब जिसपे जम जाए फ्रीजिंग पॉइंट, तो वह निश्चित ताप जिसपे किसी विलयन का द्रव अवस्था में वाष्प दाब, लिक्विड था द्रव अवस्था में था, अब उसका वाष्प दाब जो होगा अगर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो जो द्रव है बदल के ठोस में बदल जाएगा, द्रव ठोस हो जाएगा। द्रव अवस्था में जो वाष्प दाब है वो अगर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो उसमें वह द्रव जो है ठोस बन जाएगा फ्रेंड, तो इसी को बोलते हैं हिमांक। अब हिमांक में अवनमन, देखिए क्वथनांक में उन्नयन हुआ था, क्वथनांक बढ़ा था, लेकिन हिमांक घट जाएगा। देखिए कैसे, निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई हम अवाष्पशील विलय मिला दें तो उससे क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा तब हिमांक भी कम हो जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। तो हिमांक में जो कमी हुई उसी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। और हिमांक के अवनमन को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा TF से, या मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो इसमें क्या है, विलायक का अधिक था मेरा, हमने मिलाने बाद में कम हो गया। देखिए उसमें क्वथनांक वाले में क्या था, शुरू में विलयन था, बाद में विलायक था। इसमें विलायक स्टार्ट में, बाद में विलयन है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसका अवनमन हुआ, शुरू में अधिक था तो विलायक में अधिक था, विलयन में कम था। तो TF माइनस TF विलायक किया माइनस TF विलयन किया, तो मेरा डेल्टा TF आया। और डेल्टा TF किस पे डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा उस पर जो वाष्प दाब में अपेक्षिक और कमी आई थी, उस पर डिपेंड करेगा। और तनु विलयन अगर है तो हम n प्लस n को n कर सकते हैं, और ये जो ये था जो n अपान n प्लस n पे डिपेंड करता है, और तनु विलयन है तो हमने n अपान n ही कर दिया, और ये बराबर था WM बटे MW के। सेम चीज़ जो पीछे होता है, अगर हम इसमें 1000 ले लें तो ये भी आ जाए, इसका मोललता ये भी हो गया फ्रेंड। तो जो TF डेल्टा TF है इसको हटाने के लिए नियतांक लाते हैं, हमने KF यहाँ पे लाया, फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें KB था फ्रेंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें KF फ्रीजिंग पॉइंट, W इंटू 1000 अपान M इंटू W। KF जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ये था क्वथनांक हिमांक का अवनमन। फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। फिर आए क्लासेस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।
अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल के साथ फिर आते हैं फ्रेंड, इसके न्यूमेरिकल के लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।